बलूचिस्तान में है, लेकिन वर्तमान संदर्भों में इससे कुछ एरिया मथुरा, दिल्ली, इथोपिया, दलेरी, लाहौर और आपका ये अहमदाबाद और मध्य भारत कुछ एरिया में, खासकर महाराष्ट्र कुछ एरियाज में हड़प्पन साइट्स हमें मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि आपकी जो हड़प्पन जो आर्किटेक्चर है, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टाइम फ्रेम की, ठीक है। जो इंडस सिविलाइजेशन का अगर हम टाइम फ्रेम को 3 भागों में बांटते हैं, सबसे पहले है अर्ली फेज, जो कि 3300 से लेकर 2600 बीसी रहा है। उसके बाद मैच्योर, जो कि 2600 से लेकर 1900 बीसीई, यानी कि बिफोर सेंचुरी इरा। और जो लेट फेज रहा है वो है 1900 से लेकर लगभग 1500 बिफोर सेंचुरी का जो टाइम फ्रेम है। यानी कि आज से हम बात करें, आज से लगभग 5,500 साल पहले से लेकर 3,500 साल पहले का जो समय है, वो समय कहलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम फ्रेम। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, स्थापत्य कला की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता को सबसे बेहतरीन और वेल प्लान टाउन क्यों कहा जाता है। हम सभी जानते हैं, जैसे हमने पहले जाना था, आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, कि किसी भी एक टाइम फ्रेम को समझने के लिए कि बिल्डिंग कैसे बनाए, किस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार करें, रोड कैसे होंगे, घर किस प्रकार के बनेंगे, घरों में हवा पानी किस प्रकार की होगी, उसमें जो स्पेस है उसको किस तरह से यूटिलाइज करें, ये सारा का सारा जो आर्ट है उसको हम आर्टिस्ट के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे जो आर्किटेक्चर प्लान था इंडस सिविलाइजेशन का, वो क्या था। आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी हमें नगर मिले हैं, सिटीज मिली है, उनको मुख्य 2 भागों में बांटा गया। एक तो ईस्टर्न साइड, कैटल कहते हैं, और दूसरा था लोअर टाउन, यानी एक तो अपर टाउन, दूसरा था लोअर टाउन। जो अपर टाउन है, सेंट्रल टाउन हम लोग कहते हैं, जो वेस्टर्न साइड थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, मुख्यतः उसमें बनाए गए थे ह्यूज एंड लार्ज आर्किटेक्चर विच फंक्शन एज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। यानी कि जैसे हम आगे मैप में देखेंगे कि जितने भी बड़े और लार्ज जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है, वो हमें मुख्यतः अपर टाउन में देखने को मिलता है। और ये मुख्यतः एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी हड़प्पन टाइम फ्रेम में। दूसरा था लोअर टाउन, यानी कि इसके अंदर जो हमें मुख्यतः मिले हैं, हमें वो हाउस मिले हैं जो कि हम आम लोगों के घर होते थे। यदि हम इस मैप के थ्रू जानने की कोशिश करें, तो इस मैप से हम लोग ये जो अपर और जो लोअर टाउन है, उसको हम बेहतरीन तरीके से हम इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि ये वो एरिया था हड़प्पन आर्किटेक्चर का जिसमें मुख्यतः बड़ी बड़ी इमारतें थी और जिन्हें एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के तौर पर यूज किया जाता। यानी कि जितना भी हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिले हैं, आर्किटेक्चर जो जो हमें चीजें मिली है, वो कहीं ना कहीं हमें मुख्यतः जो अपर टाउन है उसके देखने को मिली है। और ये जो इमेज आप लोग देख पा रहे हैं, ये मुख्यतः वो इमेज है जो बताती है कि आम लोगों के जो घर है वो किस प्रकार के रहे होंगे। यानी कि पूरे हड़प्पन सिटीज को आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 भागों में बांटा गया था। पहला था अपर टाउन, जहां मुख्यतः बड़ी इमारतें या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे वो देखने को मिलते हैं। दूसरा था लोअर टाउन, जहां मुख्यतः आम लोगों के रहने के जो घर है वो हमें दिखाई मिलते हैं खुदाई के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि टाउन प्लानिंग किस प्रकार की थी। हम सभी जानते हैं कि प्लानिंग वर्ड जहां पे आएगा, इट मींस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, वेल डिफाइंड टाउन। इसीलिए अगर हम इन चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे स्ट्रक्चर की बात हो, वेल प्लान की बात हो, ये सारे के सारे फीचर्स है, ये सारे के सारे फीचर्स आर्किटेक्चर के आसपास कहलाते हैं। और यदि हम हड़प्पन टाउन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट के देखने की बात करें, तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता है वो फेमस है न कि हिंदुस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी टाउन प्लानिंग को लेकर।
और टाउन प्लानिंग तभी हो सकती है जब आर्किटेक्चर का जो लेवल है वो बहुत हाई हो। ये दिखाता है कि एंशियंट टाइम फ्रेम में, खासकर सिंधु घाटी सभ्यता में, जो हमारा आर्किटेक्चर का जो लेवल था वो कितना हाई था। अगर हम इस पिक्चर को देखने की कोशिश करें तो हम ये समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो टाउन है ये एक प्रकार से वेल प्लान और स्ट्रक्चर तरीके से बना हुआ था, जिसमें मुख्यतः अगर हम बात करें, ये मुख्य तौर पर जो सड़कें थी वो चौड़ी थी, जो एक दूसरे को मुख्यतः समकोण पर काटती थी। यानी कि जिस प्रकार आज के शहर पूरे तरीके से प्लान जो कॉलोनीज बनती है या हमें जो प्लान तरीके से सिटीज बसाई जाती है, ठीक उसी तरीके से आज से लगभग 5 से 6,000 साल पहले भी कुछ इसी तरीके की जो सिटीज है वो बसाई गई थी भारत में, जो कहीं ना कहीं जो भारतीय आर्किटेक्चर है उसकी वैभवशालता को प्रदर्शित करते बताते हैं कि भारत में आर्किटेक्चर का जो इतिहास है वो काफी पुराना रहा है। अगर आप इस पिक्चर देख सकते हैं कि सड़कें बिल्कुल सीधी और सपाट है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और एक खास बात, सड़क किस प्रकार से बनाई गई थी कि यदि हवा चले तो वे उन सड़कों को अपने आप मुख्यतः साफ कर दे। और ये सड़कें थी ये मुख्यतः पक्की ईंट चूने के द्वारा बनाई जाती थी। खास बात है कि सड़कें मुख्य दो थी, एक तो मेन रोड जो कि लगभग 33 फुट के आसपास चौड़ी होती थी, हालांकि ये अलग अलग इसके नाम मिलते हैं, और दूसरी थी मुख्य सड़क से हटकर छोटी गलियां। यानी कि एक तो वो रोड जिसे मुख्यतः आवागमन के लिए यूज किया जाता था, दूसरा वो रोड जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस मैप के थ्रू, जिसमें जिन्हें मुख्यतः आम लोग जो है अपने घरों में जाने के लिए यूज करते थे। तो दूसरा महत्वपूर्ण होता है किसी भी आर्किटेक्चर में बनाने के लिए घर। हम सभी जानते हैं कि हम जब सब अपने घरों का निर्माण करते हैं, आपने देखा भी होगा, और अपने आसपास जब आपके घर बने होंगे तो मुख्यतः हम ये देखते हैं कि घर हम कैसे बनाए, किस प्रकार से हम चीजों का यूज करें, कौन सा मटेरियल यूज हम करें, बनाने के लिए किचन कहाँ पे होगी, अगर 2 मंजिला बनाना जीना कहाँ पर होगा, उसका बनाने का स्टाइल क्या होगा, किस तरीके से हवा और पानी का बेटर तरीके से यूज करें ताकि सफोकेशन ना हो। ये सारा का सारा पार्ट जो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर का पार्ट कहलाता है। कुछ इसी तरह की बातों का ध्यान रखा जाता था हड़प्पा सभ्यता में। इन पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि आज से लगभग 5 से 6,000 साल पहले जो मकान थे उसमें ऊपर जाने के लिए मुख्यतः सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था, और जो ईंटें होती थी वो मुख्यतः पक्की ईंटें होती थी जिन्हें चूने और मिट्टी के द्वारा बनाया जाता था। ये मकान गलियों के दोनों तरफ बने होते थे, जिसमें आने जाने एक और खास बात यहाँ पे कि हर एक व्यक्ति का जो मकान है वो उस गिवन स्पेस के में था। किसी भी व्यक्ति का जो मकान का जो में ढांचा उत्खनन से जो प्राप्त चीजें मिली है उसको बढ़ा हुआ नहीं है। यानी कि एक सिमेट्रिकली या पूरे तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से मकानों को बनाया गया था, और किसी भी मकान का जो मुख्य दरवाजा है बाहर मेन रोड पर नहीं खुलता था। हर मकान के अंदर खिड़कियां होती थी, और ऊपर जाने के लिए जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था, जो बताता है कि भारतीय आर्किटेक्चर जो है किस लेवल का था और भारतीय आर्किटेक्चर ने कितनी उपलब्धियों को छुआ था खासकर टाइम फ्रेम में। और एक खास बात, हर मकान के अंदर एक कुआं, एक रसोई घर और एक बाथरूम होता था। जिस प्रकार आज हम मकान बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखते हैं, आज से लगभग 5,000 साल पहले भी कुछ इसी प्रकार के आर्किटेक्चर जो स्टाइल हिंदुस्तान में रहा है, जिसमें मकान के लिए बेसिक जो आवश्यकता है, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो बाथरूम को लेकर हो या रसोई को लेकर हो, ये सारी की सारी जो फीचर्स है हमें हड़प्पन टाउन प्लानिंग में देखने को मिलती है, जो कि भारतीय आर्किटेक्चर का एक अद्भुत और वैभव नमूना प्रदर्शित करता है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्टेट में या किसी भी शहर में अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है तो लोगों का जीवन जो है वो दुष्कर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, बॉम्बे की बात करें, जैसे ही बारिश आती है तो सड़कों को पानी भर जाता है, और वो पानी मुख्यतः होता है नालियों का, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफस्टाइल को इफेक्ट करता है। लेकिन हड़प्पन जो आर्किटेक्चर है वो इतना बेहतरीन था, उसमें इस प्रकार से नालियां बनाई गई थी कि
आप इसे ये जो खुदाई से प्राप्त अवशेषों देख सकते हैं कि हर मकान में से नालियां निकलती थी और ये नालियां मकानों से होते हुए गलियों की बड़ी नालियों में, और ये बड़ी नालियों से होते हुए जो मेन रोड में जो बड़े नाले मिलती थी, और ये बड़ा नाला बाहर जाकर शहर से बाहर किसी नदी में या नाले में मिलता था, जो कि ये बताता है कि कितने व्यवस्थित तरीके से स्थापत्य कला का यूज करके, आर्किटेक्चर स्टाइल का यूज करके उन्होंने अपने नगर का निर्माण किया होगा। खुदाई से ये प्राप्त हुआ है कि जो हड़प्पा की नालियां थी वो मुख्यतः ढकी हुई थी। हम सभी जानते हैं कि यदि नाली ढकी ना हो तो किस प्रकार की बीमारियों को आमंत्रण दिया जा सकता है और दिया जाता है। लेकिन इन सब बातों का ध्यान रखा गया था हड़प्पन टाइम फ्रेम में, क्योंकि अगर हड़प्पन आर्किटेक्चर में इतना बेहतरीन ना होता तो शायद इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान ना रखा जाता, क्योंकि आर्किटेक्चर में भी इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। मकान हम कैसे बनाए, बनाने का तरीका क्या होगा, मेथड यूज करेंगे, मटेरियल यूज किस प्रकार से किया जाएगा, और हमारा बनाने का जो मेथड है वो कैसा होगा, और छोटी छोटी बातों का, समय का, परिस्थितियों का और व्यक्ति की जो आवश्यकता है, हम इन सब बातों का ध्यान में रखते हैं आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला के अंतर्गत। तो जो हड़प्पन आर्किटेक्चर में हमें इस प्रकार की नालियां मिली है जो मुख्य ढकी हुई थी। अगर आप इन नाले को देखिए, जो स्लाइड में देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो स्थापत्य कला थी हड़प्पन टाइप या सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कितनी चरम पे थी, जो विश्व की अन्य सभ्यताओं से भारतीय सभ्यता की जो उत्कृष्टता है, या भारतीय सभ्यता की जो एक प्रकार से सुपरमेसी है, उसको प्रदर्शित करती है कि जब लोगों ने लिखना नहीं जाना था, जब लोग जंगलों में रहते थे, जैसे एशिया के बाद, यूरोप के बाद, जब लोग शिकार करना करते थे, उस वक्त भारत में किस प्रकार की सभ्यता थी जो कि अपनी आर्किटेक्चर स्टाइल के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, और जिसने आने वाले समय के लोगों को भी चीजों को सोचने और समझने का बेहतरीन मौका दिया। वाटर सप्लाई, हम सभी जानते हैं कि किसी भी मकान को बनाने के लिए पानी की सप्लाई बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। ठीक इसी तरीके का जो आर्किटेक्चर स्टाइल यूज किया गया था हड़प्पन टाइम फ्रेम में, जो बताता है कि पानियों को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, और संरक्षित करने के बाद उसे किस तरीके से लोगों के घरों तक पहुंचा जाए ताकि पानी वेस्ट ना हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि जहां पानी नहीं होगा वहां लोगों का रहन सहन और जीवन का जो स्टाइल है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। सोचिए 6000 साल पहले, 5-6 हजार साल पहले लोगों के कि उस विजन को सोचिए, जिन्होंने पानी को संरक्षित करने के लिए बकायदा तालाबों का निर्माण किया, और इन तालाबों से ही नालियों के द्वारा जो संरक्षित जल है वो लोगों के घरों तक पहुंचता था। और एक बात यहाँ पर खास है कि जो पानी पहुंचाने के लिए नालियां बनी हुई थी, वे नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई थी, और वो इस प्रकार से बनाई गई थी ताकि पानी सही तरीके से लोगों के कुओं तक पहुंचे। ये दो पिक्चर आप लोग देख पा रहे हैं, पिक्चर में जो जलाशय है और दूसरा किस तरीके से ये जलाशयों के द्वारा कुओं में पानी पहुंचता था, या फिर घर के अंदर भी कुआं का खुदाई की जाती थी ताकि लोगों की पानी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। और ये तभी हो पाएगा जब स्थापत्य या आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है उसमें इन सब बातों का ध्यान में रखा जाए। और भारतीय जो सभ्यता है, खासकर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो इस बात को पूरे तरीके से रिप्रेजेंट करती है कि जो भारतीय आर्किटेक्चर है उसका जो स्तर है वो विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं के मुकाबले काफी ऊंचा था। ग्रेट बात। इसे हम कहते हैं विशाल सभागार। किसी भी टाउन के अंदर खासकर धार्मिक रीति रिवाज करने के लिए जिन बातों को हम ध्यान रखते हैं वो उस पर, हालांकि इसमें मंदिरों के अवशेष हमें इसमें नहीं मिलते हैं, लेकिन इन द ग्रेट बात को देखकर हम उस समय के जो आर्किटेक्चर के बारे में बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। ये सारा का सारा जो विशाल सभागार है पत्थर के बने हुए हैं, और इसमें उतरने और चढ़ने के लिए मुख्यतः सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ लोगों के बैठने के लिए भी बकायदा चेयर्स बनाई गई थी, जिसे चेयर तो नहीं कहेंगे, जो कहीं ना कहीं बताता है कि उस समय के जो वास्तुकार थे या उस समय जो आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने वो किस तरीके से वेल प्लान तरीके से लोगों की जरूरतों के हिसाब से इमारतों का निर्माण किया करते थे। ड्रेनेज सिस्टम्स, अगर आप इस पूरे सिस्टम को ध्यान देखें
तो ये देख पाएंगे कि ये जो अन्नागार है ये बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, जो कि एक बिल्कुल सीधी लाइन में दिखाई देता है। और एक खास बात, इस तरह से बनाया गया था ये अन्नागार, अगर हवा चलने के बाद जो नमी है वो अपने आप इन चीजों से निकल जाए, ताकि जो अन्न है उसको बेहतरीन तरीके से स्टोर किया जा सके, जो कहीं ना कहीं उस समय के जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसको रिफ्लेक्ट करता है और बताता है कि एंशियंट टाइम में, खासकर सिंधु घाटी सभ्यता में जो आर्किटेक्चर का जो लेवल है वो कितना उत्कृष्ट था। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आर्किटेक्चर के अंदर इन बातों का ध्यान रखते हैं कि हम किस मटेरियल का यूज करें। यदि हम सिंधु घाटी के आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो हमें जानते हैं, हमने कुछ बिल्डिंग्स के बारे में जानने की कोशिश की, अब हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सा ऐसा मटेरियल्स था जो यूज किया जाता था हड़प्पन सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है उस समय की बेहतरीन स्थापत्य कला के विषय में। मुख्यतः जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल होता, जो टेक्निक्स थी वो यूनिफॉर्म थी, यानी कि पूरे के पूरे हड़प्पा में हमें मुख्यतः एक ही प्रकार की जो मुख्यतः एक ही प्रकार के मटेरियल और जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक है वो हमें दिखाई देती है, जिसमें मुख्यतः मड ब्रिक्स, ब्रंट ब्रिक्स, वुड, रीड्स हमें दिखाई देती है। यानी कि जो ईंटें थी, कच्ची ईंटें और पक्की हुई ईंटें, उनका यूज मुख्यतः किया जाता था हड़प्पा कालीन मकानों को या फिर भवनों को बनाने में। और जो ब्रिक्स का साइज है वो भी खास शेप होता था, जिससे न कम न ज्यादा हमें मिलती है, जो बताता है कि जो उस हड़प्पन जो टाउन प्लानिंग है वो कितनी बेहतरीन थी, और उसको बनाने के लिए जिस आर्किटेक्चर स्टाइल का यूज किया गया वो अन्य टाइम फ्रेम के अन्य जो समकालीन सभ्यता के मुकाबले कितना उत्कृष्ट था। जैसे कि जो साइज है घरों के लिए, जो साइज था 1:2:4, यानी कि 7x40x28 सेंटीमीटर, जो जिप ईंटें कहते हैं वो यूज की जाती थी। और यही सारा का सारा जो एक प्रकार का जो अनुपात है वो मुख्यतः पूरे हड़प्पन भवनों में मिलता है। यदि हम सिटी वॉल्स की बात करें, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के चारों एक वॉल बनाई गई थी ताकि उसे बाह्य आक्रमण से बचाया जा सके, जो कि उस समय की उत्कृष्ट स्थापत्य कला को प्रदर्शित करता है। जो बाह्य सिटी वॉल्स थी उसकी जो शेप थी वो 10x20x40 सेंटीमीटर थी, और ये पूरी दीवार में मुख्यतः एक ही प्रकार का जो साइज की जो हमें ब्रिक्स जो है वो हमें मिलती है। यानी कि बताता है कि हड़प्पा लोगों के पास कुछ ऐसे खांचे रहे होंगे जिससे कि एक खास शेप में एक खास साइज में ही ईंटों का निर्माण किया जाए, जो कहीं ना कहीं जो हड़प्पन टेक्नोलॉजी है, खास जो आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी है, उसको ये हमें सही तरीके से स्पष्ट करने में या बताने में हेल्प करता है। इसका जो फाउंडेशन वॉल है उसमें मड ब्रिक्स, बेक ब्रिक्स और पत्थरों का यूज किया जाता था, जिससे कि उसे मजबूती प्राप्त की जा सके। और एक बात, इन दीवारों को चुनने के लिए प्लास्टर का यूज किया जाता है, जो प्लास्टर मुख्यतः मिट्टी या फिर चूने का पत्थर में दिखाई, चूने का जो चूना मिट्टी है वो मिलती है, जो कि उस समय की दीवारों को में यूज किए जाने वाले ईंटों को जोड़ने के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा जो डोर्स थे वो वुड के बने हुए थे, जो फ्लोरिंग थी वो रैम्ड अर्थ, समटाइम्स टेराकोटा किक्स, जिस तरीके से हम आज टाइल्स का यूज करते हैं, फ्लोर का तो मार्बल्स का यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से भी फ्लोरिंग के लिए जो टेराकोटा केक्स थे उनका यूज किया जाता था। ये जो रेम्ड अर्थ उसका यूज किया जाता था फ्लोर को बनाने के लिए। इसके अलावा बाकिंग एरिया जो ड्रेनिंग के लिए जो मुख्यतः पके ईंटों का यूज करते थे, ताकि जब पानी आए तो वे ईंटें जो है खराब ना हो। यानी कि इसके अलावा रूफ और छत बनाने के लिए मुख्यतः जो वुडन बीम्स है उसे कवर किया जाता था विद रेड्स एंड कॉम्पैक्टेड क्ले, यानी कि पहले बीम बिछा के उसके ऊपर रीड और जो क्ले है उसको बनाकर छतों का निर्माण किया जाता था, जो बताता है कि एंशियंट टाइम में जो आर्किटेक्चर जो स्टाइल था खासकर हड़प्पा में वो किस प्रकार था, जो कि उस समय के वास्तुकला के बेहतरीन नमूने को हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें वैदिक साहित्य की, हालांकि जो वैदिक टाइम फ्रेम में जो अधिकतर जो मकान बनाए गए थे वो मुख्यतः वुडन के बनाए गए थे, और जिसके जो अवशेष हमें मुख्यतः कम मिलने का एक खास रीजन ये भी रहा है कि लकड़ी जो है वो समय के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है,
जिससे कि हम उसके बारे में पूर्ण अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी जो एंशिएंट आर्किटेक्चर जो लिटरेचर है, चाहे वो इतने ब्राह्मण हो, मत्स्य पुराण हो, अग्नि पुराण हो, ऋग्वेद हो, उनमें कहीं ना कहीं जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है उसको बनाने के बारे में बात की गई है। मुख्यतः जो वैदिक टाइम फ्रेम, हालांकि जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर और जो 600 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर महाजन पदार्थ, उसमें जो मुख्यतः जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उसमें हमें तीन चीजें मिलती हैं। एक तो वेदिक को बनाना जो एक प्रकार का सामाजिक और जो धार्मिक आस्था से माना गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वेदिक का जो मुख्यतः यूज है वो यज्ञ करने के लिए किया जाता था, और वेदी को बनाने का भी अपने खास आर्किटेक्चर और आर्टिस्ट स्टाइल होता था। कितना बनाए, किस तरीके से बनाए, अग्नि के कितनी ऊंची जाएगी ताकि लोगों को उससे जलन महसूस ना हो। इसके अलावा आंगन, मंडप और यज्ञशाला, ये हमें मुख्यतः मिलती है खुदाइश में, जिससे कि हम उस समय के जो बेहतरीन आर्किटेक्चर स्टाइल है उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा स्थापत्य कला के में भवन निर्माण में ईंट पत्थरों के साथ जो है उन लकड़ियों का प्रयोग, मुख्यतः लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था। और दुर्भाग्यवश इस समय का हमारे पास कोई भी ढांचा हमें नहीं मिलता, क्योंकि ये वो मुख्यतः इसमें उन आइटम्स का यूज किया जाता था जो धीरे धीरे जो है समय के साथ खत्म होते चले गए। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय स्थापत्य कला की, भारतीय स्थापत्य कला में जो महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट होती है महाजन पदार्थ के टाइम फ्रेम में। खासकर जैन और जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है उन्होंने पूरे के पूरे जो भारतीय स्थापत्य कला को नई दिशा प्रदान करी, जिससे कि भारतीय स्थापत्य कला की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको हम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो इंडियन आर्किटेक्चर है उसका जो स्तर है वो विश्व के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बेहतरीन था। अगर हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करें तो मुख्यतः में तीन तरीके से ये हमें रिफ्लेक्ट होता है। पहला है स्तूपास के तौर पर, दूसरा है विहार, और दूसरा है चैत्याज। अगर हम स्तूपा की बात करें, स्तूप जो है एक प्रकार का महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में। और ये जो संस्कृत के जो वर्ड्स है हीप से निकला है, जनरली इसका जो यूज करते एक प्रकार के धार्मिक मोन्यूमेंट्स तो उसका यूज किया जाता था, और इसके अंदर मुख्यतः जो अवशेष है वो रखे गए थे जो कहीं ना कहीं प्रकार के रिलीजियस एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। यदि हम बात करें स्तूप पर, ये कुछ पिक्चर्स है जिनके बेस पर हम जो स्तूप है उसके बारे में समझ सकते हैं। ये एक सांची का स्तूप है जिसके बारे में हम सभी फेमस, और ये अपनी स्थापत्य कला को लेकर बहुत बेहतरीन है। अगर हम इस स्तूप के आर्किटेक्चर को समझे तो हम समझ पाएंगे कि सबसे ऊपर चित्री का यूज किया जाता था, उसके बाद हरामिका जो होती थी इस चित्री को बनाने की कला, उसके बाद अनंदा अंदाज होता था। ये पूर्व स्ट्रक्चर यानी कि जिसे हम आज के दौर पर डोम भी कहते हैं, ये जो पूर्व स्ट्रक्चर है इस चीज को इफेक्ट करता है। उसके बाद तो थी प्रदर्शन का पथ, यानी कि वो पद प्रदर्शनी का, यानी कि इस स्तूप के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जो पथ दिया जाता था उसे हम बोलते थे प्रदर्शन का पथ। इससे क्योंकि हम सभी जानते हैं स्तूपों का बुद्धिस्ट धर्म में अपने खास महत्व है, और इस स्तूप के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए एक खास चीज छोड़ी जाती थी ताकि लोग इसके आकर अपनी प्रे कर सके और उसके बारे में अपना जो एक परिक्रमा कर सके। इसे कहते थे परिदक्षिणा पथ। जिसके पास मेरी, इसको बोलते थे मेरी, और नीचे वाले बोलते थे वेदिका। जिसके बाद तोरण, ये जो मुख्य जो गेट है उसको बोलते तोरण, और ये जो तोरण है ये चारों दिशाओं में थे ताकि जो श्रद्धालु है या जो बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो चारों दिशाओं से आकर इसकी वो बारे में जान सके और चारों दिशाओं में इसके जो नॉलेज है उसको वो फैला सके। इसके पास तोरण, ये पूरा बताता है कि एक खास बात यहाँ पे है कि इन तोरण के ऊपर भी बहुत बेहतरीन तरीके की जो आर्किटेक्चर है या जो मूर्ति कला है वो प्रदर्शित करते हैं, जो बताता है कि बुद्धिस्ट काल में जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है वो धीरे धीरे कितना डेवलप होता चला गया। जिसको विहार, विहार मुख्यतः एक प्रकार की जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होती थी, जो एक ओपन कोर्ट होता था जहां पर मुख्यतः एक शेल्टर्स का काम करते थे, जहां पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो रुकते थे रेनी सीजन्स में या फिर सर्दियों के मौसम में।
अगर हम विहार को जानने की कोशिश करें तो हमें जान पाएंगे कि ये विहार मुख्यतः गुफाओं को और बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर बनाए गए थे। जिस प्रकार आज हॉस्टल्स बनते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस प्रकार से भी जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनके रहने के स्थानों को विहार बोलते थे, जिसका अपने खास महत्व है। और इनका अपना एक बेहतरीन जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर इस तरह की इमारतों का निर्माण तभी कर सकते हैं जब उत्कृष्ट स्थापत्य कला की समझ हो। चैत्याज चैत्याज जो है एक प्रकार का पेड़ होलो होता था, जिसके अंदर एक स्तूप, लास्ट में स्तूप होता, जिसकी की जो पूजा जो बुद्धिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोग करते थे, मुख्यतः ये एक प्रकार का असेंबली या प्रेयर होल होता था, जो एक हाउस के तौर पर रिफ्लेक्ट होता था। अगर इस पिक्चर को देखें, अब आप इमेजिन कीजिए, ये सारी वो चैत्याज है जो कहीं ना कहीं गुफाओं के अंदर या पहाड़ों को काटकर बनाया गया। अगर हम इस पूरे के पूरी चीजों को देखो समझे तो ये बताता है कि कितनी बेहतरीन और उत्कृष्ट स्थापत्य कला का यूज किया होगा उस समय के जो स्थापत्यकारों ने इनको बनाने के लिए। क्योंकि हर पिलर्स में, जैसे एग्जांपल्स करें, इन सब पिलर्स में बहुत बेहतरीन तरीके की उत्कृष्ट कलाकारी और मूर्तिकारी की गई है, जो कि भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण और विशेष शिल्प कला को और स्थापत्य कला को प्रदर्शित करता है। ये सारे के सारे चैत्याज थे, ये पहाड़ों को काटकर बनाए गए, जिसका अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की उत्कृष्ट स्थापत्य कला का विकास भारत में हुआ। अगर हम लास्ट के बात से मैंने पहले बताया था कि चैत्य के अंदर एक स्तूप भी होता था। अब आप इस स्तूप को देखिए, अगर हम इस थोड़ा स्तूप को जानने की कोशिश करें तो हमें समझ पाएंगे कि कितनी बेहतरीन स्थापत्य कला और कला का नमूना है ये, जो बताता है कि एशियन टाइम में भारतीय स्थापत्य कला विश्व की अन्य सभ्यताओं के मुकाबले कितनी महत्वपूर्ण और कितनी उत्कृष्ट थी। अब बात करते हैं जैन आर्किटेक्चर की। जैसे मैंने पहले कहा था कि इसको डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो जैन आर्किटेक्चर का जो शुरुआती दौर है वो कहीं ना कहीं जो वैदिक, हिंदू और बुद्धिस्ट स्टाइल को फॉलो करते हैं। इनिशियली ईयर्स में जो जैन टेम्पल्स है आर मेड एडजॉइनिंग द बुद्धिस्ट टेम्पल्स फॉलोइंग द बुद्धिस्ट रॉक कट स्टाइल्स। जिस प्रकार से बुद्धिस्ट रॉक पहाड़ों को काटकर जो टेम्पल्स बनाए गए थे, जो चैत्य विहार बनाए गए थे, ठीक उसी तरीके के कुछ टेम्पल्स जो है शुरुआती दौर में जैन टेम्पल्स में दिखाई देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये बातें जो बताती है कि शुरुआती दौर में जो जैन आर्किटेक्चर था वो किस प्रकार का था, और ये कहीं ना कहीं मिक्सअप था शुरुआती दौर में वैदिक और बुद्धिस्ट स्टाइल का। और कहीं ना कहीं ये इसके अलावा तो जो जैन जो टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए स्क्वायर प्लान with opening in 4 cardinal directions, in each of which could be lead the image of a तीर्थंकर। यानी कि जितने भी जैन टेम्पल्स हैं ये कोऑर्डिनल, बिल्कुल एक कोऑर्डिनल डायरेक्शन में खुलते हैं, जो चारों दिशा में खुलते हैं, और हर एक के ऊपर जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म जो प्रवर्तक हुए हैं, उनकी जो इमेज है वो हर एक के ऊपर में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई भी जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की जो इतिहास है या उसका जो समय, उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो बात करें, हर एक पिलर जो है वो बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया था और हर एक जो है फॉर्मिंग स्केल में था, जो कहीं ना कहीं हमें बताता है कि किस प्रकार का ये जो स्टाइल है वो रहा होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें आगे की, हालांकि अब समय नहीं है, लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं कि जो जैन आर्किटेक्चर है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है उस समय के पूरे टाइम फ्रेम को, जिससे कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो जैन आर्किटेक्चर का स्टाइल है वो किस प्रकार से रहा होगा। यदि आप इस स्लाइड को देखें तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो टेम्पल्स है ये कितनी बेहतरीन उत्कृष्ट स्थापत्य कला को प्रदर्शित करते हैं, जो बताते हैं कि जो पिलर्स है ये किस प्रकार से बनाए गए थे। जैसे मैंने पहले कोऑर्डिनल स्क्वायर थे और ये चारों दिशा में खुलते थे, और हर एक के ऊपर जो जैन तीर्थंकर्स थे उन तीर्थंकर्स की जो
इमेजेस थी, उन इमेजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर टेम्पल्स है, आप इस पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि किस तरह के आर्किटेक्चर स्टाइल्स को यूज किया गया था, खासकर उस समय के इन टेम्पल्स को बनाने के लिए। इसी तरीके से आदिनाथ टेम्पल्स जो रनकपुर में है, ये बताते हैं कि जो जैन आर्किटेक्चर है वो किस प्रकार का था, और जो जैन आर्किटेक्चर को किस तरीके से बनाया गया, ताकि जिसमें जो जैन की पूरी पूरी जो जैनिज्म की जो पूरी पूरी आइडियोलॉजी है वो इन सारे के सारे आर्किटेक्चर साइकिल में जानने समझने का मौका मिलता है। इसके अलावा ये अलोरा के जैन केव्स है, ये सारी की सारी वो केव्स है, वो चीजें हैं जो बड़े बड़े पहाड़ों को और गुफाओं को काटकर बनाई गई थी, जिससे कि कहीं ना कहीं हमें उस समय की उत्कृष्ट स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना मिलता है। यदि हम इन एलोरा जैन के उसकी बात करें, हालांकि इसमें महावीर स्वामी के पूरा चित्रण है, इन की बात करें तो ये चीजें बताती है कि कितनी महत्वपूर्ण या कितनी बेहतरीन कलाकारी का उस समय यूज किया गया था। क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों को काटना और काट कर उसे अलंकृत रूप देना, उसे बेहतरीन तरीके से समझाना, वो तभी संभव हो पाता है जब हमारे पास हम आर्किटेक्चर स्टाइल हमारे पास डेवलप हो और उसको हम बेहतरीन तरीके से चीजों के बारे में समझा सके। तो इसके अलावा अगर समझा सके, और उसके बाद फिर आपका मुख्य बात आती है मौर्य साम्राज्य की। यदि हम स्थापत्य कला के समय की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है मौर्य टाइम फ्रेम से। क्योंकि मौर्य जो टाइम फ्रेम है, हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा आर्यंस के बाद, खासकर जो मौर्य नंद वंश के बाद मौर्य जो समय है वो एक प्रकार का भौतिक समृद्धि और नई धार्मिक चेतना का समय है, जिसने भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, और इसने भारत को अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सफलता दिलाई, जिसका कि अनुमान हमें उस समय की स्थापत्य कला से लगा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के विभिन्न महान सम्राटों में से एक रही है। आई थिंक समय हो चुका है, तो हम उम्मीद ये करेंगे कि जो हमने आज बात की, हमने मुख्यतः जो आज बात की, हमने जानने की कोशिश की है कि स्थापत्य कला का मतलब क्या है और उसका एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसकी इंपोर्टेंस क्या है चीजों को समझने के लिए, और किस तरीके से कोई भी जो स्थापत्य शैली है वो समय के इतिहास, समाज, संस्कृति, ट्रेडिशंस, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स और उस समय के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। उसके साथ हम जानने की कोशिश की कि जो हड़प्पन टाउन प्लानिंग है वो किस प्रकार से है। क्योंकि आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें और हड़प्पन टाउन प्लानिंग के बारे में बात ना करें तो शायद ये एक प्रकार से अन्याय होगा। और ये जानने की कोशिश की कि क्यों भारतीय प्राचीन काल को विश्व के अन्य कालों के मुकाबले समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है हड़प्पा कालीन सभ्यता की टाउन प्लानिंग के साथ। फिर हमने जानने की कोशिश की कि जो बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्चर है उसके तीन मुख्य रूप है, जिसमें आपका स्तूपा, विहार और चित्ते किसे कहते हैं, और इनको जो बनाने का स्टाइल किस प्रकार का था। फिर हम थोड़ा जानने की कोशिश की कि जैन आर्किटेक्चर क्या है और उसको किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं और अपने धन्यवाद सर। प्रश्न को पूछ सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर। सर। थैंक यू धन्यवाद। सर।